अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज में MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने जा रहे हैं। MCQ नंबर 1, अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा वक्त इस्तेमाल होता इफ़ इट वर नॉट एडेड बाय जेंटल सेक्शन, अगर उसमें जेंटल सेक्शन ना डेवलप हो पाती। अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जेंटल सेक्शन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सोल्यूशन फ़िल्टर पेपर के ऊपर से पास कर सके थ्रू द इफ़ेक्ट ऑफ सक्शन और वो नीचे स्टेम से गुजरता हुआ बीकर में कलेक्ट हो जाए एज अ फिल्ट्रेट। ये सेक्शन इतनी ख़ास वैल्यू की नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लिहाजा इसे हम कहते हैं जेंटल सेक्शन। ये तब डेवलप होती है जब फिल्टर पेपर प्रॉपरली फिट हो। अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा तो एयर को रास्ता चैनल मिल जाएगा साइड से गुजरने का। दूसरा, उसकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी। तीसरा, हो सकता है इसकी शेप ख़राब होने से जो वो वॉल्यूम कंटेन कर सकता है सोल्यूशन का ज़्यादा, अब वो नहीं कर पाएगा और कुछ उसके जो पोर्स हैं वो भी क्लॉग हो जाएं। उसके चुड़मुड़ होने से हमारा प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जेंटल सेक्शन तभी क्रिएट होती है जब फिल्टर पेपर प्रॉपरली फिट होता है और वो सोल्यूशन जो होता है जिसने फिल्टर होना होता है वो फिल्टर पेपर में से सक होके नीचे गुजरता है और बीकर में कलेक्ट होता है। तो अगर हम इसकी ऑप्शंस पे जाएं तो इसमें देखते हैं कि जो हमने थ्योरी के मुताबिक जो इसकी राइट ऑप्शन है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है, इफ़ द फिल्टर पेपर कवर्स द फनल अप टू इट्स सर्कमफ्रेंस। पहली बात है, फिल्टर पेपर को सर्कमफ्रेंस या रिम तक नहीं आना चाहिए, उसे थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। बी, इफ़ द फिल्टर पेपर हैज़ गॉट स्मॉल साइज पोर इन इट। पोर साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि आप फिल्टर किसको कर रहे हैं। अब सैंड को फिल्टर करने के लिए कोई और पोर साइज का फिल्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा और बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए किसी और साइज का फिल्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। सी, इफ़ द स्टेम ऑफ द फनल इज़ लार्ज सो डैट इट डिप्स इनटू द फिल्ट्रेट। अगर स्टेम ऑफ फनल लार्ज हो भी जाए तो उसका सक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वो फिल्ट्रेट में डिप हो जाती है तो उससे शायद स्प्लैशिंग ना हो पाए, लेकिन उसका जेंटल सेक्शन यानी कि फिटिंग ऑफ फिल्टर पेपर से कोई लेना देना नहीं है। डी, इफ़ द फिल्टर पेपर फिट्स टाइटली। फिल्टर पेपर प्रॉपरली फिट होगा तो जेंटल सेक्शन क्रिएट होगी। तो इसकी पहले MCQ की ऑप्शन है डी। सेकंड MCQ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन में जब हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल डाउन करते थे ताकि हम उससे क्रिस्टल कलेक्ट कर सकें, तो अगर हम स्लो कूल डाउन करते थे तो हमारे क्रिस्टल लार्ज बनते थे। वो लार्ज साइज़ के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें सॉल्वेंट ट्रैप हो सकता था या इम्प्योरिटीज़, तो वो हमारे किसी फ़ायदे के नहीं थे। अगर हम बहुत तेज़ी से कूल डाउन करते थे और क्रिस्टल्स को बनने के लिए टाइम नहीं देते थे तो वो छोटे साइज़ के बनते थे। तो स्पीडी कूलिंग भी फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि इतने छोटे क्रिस्टल तो हमें पता नहीं लगने। मीडियम साइज़ के क्रिस्टल चाहिए होते हैं। मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स के लिए हमें कूलिंग रेट भी मीडियम ही रखना पड़ता है। तो हम इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं कि हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। ए, इज़ कूल्ड वेरी स्लोली टू गेट लार्ज साइज क्रिस्टल। ये तो हमारे जो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बी, इज़ कूल्ड एट मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स। ये वाली ऑप्शन सही है क्योंकि अगर हम मीडियम साइज क्रिस्टल्स लेंगे तो हमारे जो प्रोसेस है वो मोर एफिशिएंट होगा। स्मॉल और लार्ज साइज क्रिस्टल दोनों हमें नहीं चाहिए होते, हमें मीडियम साइज क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। ना सिर्फ उसमें सॉल्वेंट के ट्रैप होने या इम्प्योरिटीज़ के रहने का खदशा कम हो जाता है, बल्कि वो एक रीजनेबल मीडियम साइज के भी बन जाते हैं। सी, इज़ एवेपोरेटेड टू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ द प्रोडक्ट। सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम एवेपोरेट कर देंगे तो वो जो क्रिस्टल्स हैं, सारा सोल्यूशन एवेपोरेशन के ज़रिए क्रिस्टल कलेक्शन में हम हीट को यूज़ करेंगे, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम
गूज क्रूसिबल यूज़ करते हैं, हम कूल डाउन करते हैं सोल्यूशन को ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजोल्व हुआ है वो बाहर आ जाए। हम उसे हीट नहीं करते जाएंगे, हम उसे कूल डाउन करेंगे, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा सोल्यूट और कम टेम्परेचर पे कम सोल्यूट डिजोल्व किया होगा तो कूल डाउन करने पे वो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजोल्व कर चुका है वो रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के लिए हमें बजाय इसके कि सारा का सारा हम सॉल्वेंट ही इवेपोरेट कर दें, क्रिस्टल्स प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए हम उसे कूल डाउन करते हैं एट मॉडरेट रेट। D is mixed with an immiscible liquid to get the pure crystals of the product। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हम इसे मीडियम साइज क्रिस्टल्स में मॉडरेट रेट पे कूल करके कलेक्ट करते हैं। तो सेकंड MCQ की ऑप्शन है B। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इज कंट्रोल्ड बाय। आप जानते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और उसमें जो सोल्यूट है वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता था दो इमिसिबल लिक्विड में ख़ास रेशो में। ये लॉ जो इस चीज़ को डिफाइन करता है वो था डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ। इसके अंदर जो ऑप्शन है सी वो असल में करेक्ट ऑप्शन है, जिसके मुताबिक सोल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान। तो थर्ड MCQ की ऑप्शन नंबर सी। Fourth MCQ, the solvent extraction method is particularly useful technique for separation when the product to be separated is। याद रखिएगा solvent extraction में हम जो product separate करते थे उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती थी। एक, वो गर्म करने पे ख़राब हो जाती थी, डिकम्पोज हो जाती थी, थर्मली अनस्टेबल होती थी। दूसरा वोलेटाइल होती थी, वो हीट लेने पे इस्केप कर जाती थी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती थी, उसका यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होता था, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ऐसी सब्सटेंसेस जो कि वोलेटाइल हैं और थर्मली अनस्टेबल हैं उनको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन जो सही है फोर्थ MCQ के अंदर वो है डी, जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स आर सेपरेटेड यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ सैंड, हम इसको फिल्ट्रेशन से भी अलहदा कर सकते हैं। थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स को हम दूसरे प्रोसेस से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड होगा, स्टेबल नहीं अनस्टेबल, तो हमें उसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। फोर्थ का ऑप्शन है डी। फिफ्थ MCQ, The comparative rates at which solute move in paper chromatography depend upon। जिस रेट पे सोल्यूट यानी कि मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट क्रोमेटोग्राम के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है उसके साथ साथ ऊपर जा रहे होते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका रिटार्डेशन फैक्टर क्या है। रिटार्डेशन फैक्टर अगर उनका ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू यानी कि उनकी जो मूवमेंट है वो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा डिज़ोल्व होने की वजह से ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा, उसका रेट वो जो मूव करने का है वो ज़्यादा होगा। तो जिनकी रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, वो सोल्यूट मिक्सचर के कंपोनेंट्स उनकी रेट ज़्यादा होता है मूव करने का पेपर क्रोमेटोग्राफी में। और जो ज़्यादा पसंद करते हैं स्टेशनरी फेज़ में डिज़ोल्व होना, उनकी रिटार्डेशन फैक्टर यानी कि RF की वैल्यू कम होती है, लिहाजा वो क्या करते हैं, आसानी से मूव नहीं कर सकते और वो ज़्यादा स्पीड से ऊपर नहीं जाते। वो इस तरह जिस तरह बाकी कंपोनेंट मोबाइल फेस के साथ साथ ऊपर चले गए हैं वो जा नहीं पाते। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक हमारे सामने क्रोमेटोग्राम है, इसमें जो रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से या उसका जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो ज़्यादा है और जो ब्लू कलर है उसका कम है। तो ये जो रेड कलर है इसका रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा होगा और जो ब्लू कलर है इसका रिटार्डेशन फैक्टर कम होगा। तो हम ये कहेंगे कि रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू के ज़रिए आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपका जो सोल्यूट है उसकी जो मूवमेंट है वो किस स्पीड से होगी या किस रेट से होगी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ कंप्लीट
केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड, एक पूरा केमिकल करेक्टराइज करना यानी कि करेक्टर फाइंड करना, उसकी नेचर और उसकी कंपोजिशन और उसकी डिटेल्स फाइंड करना किसी कंपाउंड की, इस बात पे डिपेंड करता है उसका एनालिसिस करना, क्या आपने उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है। उस कंपाउंड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है उसको प्रॉपरली करेक्टराइज करने के लिए, उसका कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन करने के लिए। तो हम कहेंगे अ कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। दूसरा, सेकंड, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर टू अवॉइड। देखें, अगर तो स्टेम बीकर के मिड में होगी तो उसमें से जब ड्रॉप निकलेगा तो स्प्लैशिंग करेगी, छींटे पड़ेंगी, और अगर तो वो डाइल्यूट एसिड है तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जो स्टेम है उसको बीकर की वॉल से टच करना चाहिए ताकि जो आपका फिल्ट्रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बीकर की वॉल से टच होता हुआ नीचे कलेक्ट हो। तो अगर ये नहीं होगा तो स्प्लैशिंग होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारी सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर हम कहेंगे ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर टू अवॉइड स्प्लैशिंग। हमें स्प्लैशिंग अवॉइड करनी है हर सूरत, ये ना हो हमारे फिल्ट्रेट का कुछ हिस्सा ही ज़ाया हो जाए छींटों की सूरत में जो इर्द गिर्द गिरें या वो नुकसान पहुंचाएं हमें। थर्ड, अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज यूज टू, अच्छा फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो होता है ना वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है क्योंकि उसमें मल्टीपल एलिवेशन और डिप्रेशन चैनल्स क्रिएट करती हैं जिससे स्पीड से फिल्ट्रेशन होती है। तो a fluted filter paper used to speed up the process of filtration या increase the speed of the process of filtration, यानी कि इसका काम है फिल्ट्रेशन की स्पीड को बढ़ा देना। इसकी शेप ऐसी होती है जो एड करती है फिल्ट्रेशन को। फोर्थ fill in the blanks, a solvent used for crystallization is required to dissolve of the substance at its boiling point एंड एट रूम टेम्परेचर। अब ये तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा सल्यूट और कम टेम्परेचर पे कम सल्यूट डिज़ोल्व नहीं करता तो वो फिट नहीं है क्रिस्टलाइजेशन के लिए और ना ही क्रिस्टल बनेंगे। डेफिनेटली उसने कम सल्यूट जब डिज़ोल्व किया होगा रूम टेम्परेचर पे और ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व किया होगा हाई टेम्परेचर पे, और हम उसका टेम्परेचर दोबारा अगर हाई से बॉइलिंग पॉइंट से उठा के रूम टेम्परेचर पे लाएं तो जो उसने एक्स्ट्रा सल्यूट डिज़ोल्व किया था गर्म हो जाने की वजह से वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ये जो बाहर हमारा सल्यूट कलेक्ट हुआ है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ये तभी पॉसिबल हुआ है जब सोलेबिलिटी का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आई है या डिफरेंस आया है टेम्परेचर की वजह से। तो आपका जो सॉल्वेंट है उसको बॉइलिंग पॉइंट पे मैक्सिमम सल्यूट डिसॉल्व करना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे मिनिमम सल्यूट डिसॉल्व करना चाहिए, तभी वो क्रिस्टल्स को बाहर निकालेगा, थ्रो आउट करेगा या सेपरेट करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, repeated solvent extraction using small portion of solvent are dash then using a single extraction with larger volume of the solvent। वो कहता है कि क्या आप समझते हैं कि रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो एक ही दफ़ा किए गए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मुकाबले में बेहतर है, कमतर है या बराबर है। मीन्स अगर आप रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे तो होगा यूँ कि आप ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पहले टाइम एक ख़ास अमाउंट निकाल लेंगे सल्यूट की, फिर दूसरे टाइम बाकी बची हुई अमाउंट में से एक ख़ास हिस्सा निकाल लेंगे, तीसरे टाइम एंड फोर्थ टाइम। जब आप मल्टीपल टाइम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आप मैक्सिमम सल्यूट की अमाउंट निकाल लेते हैं एक लेयर के अंदर से। तो रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आर मोर एफिशिएंट, उससे आप मैक्सिमम सल्यूट निकाल सकते हैं फ्रॉम वन लेयर इनटू अनदर लेयर।
तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो रिपीट होना है थोड़े पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ ये ज़्यादा एफिशिएंट है बानिस्बत के एक ही दफ़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर लें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, a qualitative analysis involves the identification of element present in a compound। आप जानते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें सिर्फ इस बात से गर्ज होती है कि कौन से एलिमेंट उसमें अवेलेबल हैं। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये फाइंड करते हैं कि जो एलिमेंट अवेलेबल हैं उनकी क्या परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर एक सोल्यूशन में अमोनिया या नाइट्रोजन का कंपाउंड मौजूद है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम लिटमस पेपर से कर रहे थे। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में फ़र्क है परफॉर्म करने में, उसकी आउटपुट में। जो आउटपुट है उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इफ़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ टू रन स्मूथली, अगर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को आपने स्मूथली चलाना है, द स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन एम्प्टी। अगर स्टेम ऑफ द फनल एम्प्टी हो जाएगी तो आपका जो सोल्यूशन है वो तो फिल्टर ही नहीं हो रहा। स्मूथली तो बड़ी दूर की बात है, वो रुक गया फिल्ट्रेशन होने से। तो स्टेम ऑफ द फनल शुड कंटिन्यूसली फिल्ड, ताकि उसमें से जो लिक्विड है वो पास करता रहे। अगर वो किसी वजह से क्लॉग हो गई है शुरू में और बाकी हिस्सा उसका खाली हो गया है, इन दैट कंडीशन भी फिल्ट्रेशन रुक जाएगी। तो जो स्टेम है उसको कंटिन्यूसली फिल होना चाहिए ताकि उसमें से कंटिन्यूसली सॉल्यूशन पास करता रहे, और ये इस बात की निशानी होगी कि आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। ये स्टेटमेंट गलत होगी, इसमें हमने एम्प्टी की जगह फिल करना है, शुड रिमेन फिल। थर्ड हमारा ट्रू फॉल्स है, इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इमिसिबल सॉल्वेंट्स में बी यूज्ड। हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में ये पढ़ा था कि अगर तो एक सॉल्वेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो पाता तो हम दो सॉल्वेंट को मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में दो इमिसिबल सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में दो मिसिबल सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। तो इसमें सिर्फ जो चेंज होना चाहिए वो इमिसिबल की जगह मिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए या सॉल्वेंट्स होने चाहिए, जिनका कम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं इन केस क्रिस्टलाइजेशन में कोई एक सॉल्वेंट हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतर पा रहा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें इमिसिबल की जगह मिसिबल आना चाहिए। फोर्थ, a solute distribute itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration। एक सोल्यूट खुद को दो इमिसिबल लिक्विड में ख़ास रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। याद रखिएगा, सोल्यूट की अमाउंट पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, लिहाजा ये अगर तो लिखा होता सोल्यूट एडेड तो शायद ये स्टेटमेंट हम इनकरेक्ट कर देते। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो एक सोल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड में ख़ास रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने को डिस्क्राइब करता है, और अगर आप सोल्यूट 10 ग्राम डाल दें या 100 ग्राम डाल दें, उसने खुद को एक ख़ास रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें सोल्यूट की अमाउंट का कोई असर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें सॉल्वेंट लिखा हुआ है। फिफ्थ, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप है। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी की टाइप थी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता था। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो फिल्टर पेपर हम यूज़ कर रहे थे 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप, उसके अंदर जो वाटर या मॉइस्चर कंटेंट्स मौजूद होते हैं जो एक इनर्ट लेयर के ऊपर एब्जॉर्ब हुए होते हैं, वो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं स्टेशनरी फेज का। तो फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो डेफिनेटली एक लिक्विड है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो वाटर कंटेंट्स हैं जो पेपर के अंदर मौजूद हैं इन द लिक्विड स्टेट। तो हम ये बात सच है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एक टेक्निक है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 आपके एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चंस थे। इसमें से जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है बोर्ड में, ये इसमें से एमसीक्यूज़ ही आते हैं। जो ट्रू फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो बोर्ड में नहीं आती। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में फ़र्क ना पता हो या आप फिल इन द ब्लैंक्स ना कर पाएँ, क्योंकि ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट रिफ़ाइन कर सकते हैं। इन एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया। बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं और कुछ एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में से बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। लिहाजा इन एमसीक्यूज़ को सिर्फ बोर्ड के तैयारी के मुताबिक आपने नहीं याद रखना, बल्कि ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने और उनसे मुताल्लिक कुछ जो आपके जहन में क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।